नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कृष्णचंद्र का नॉवेल आसमान रोशन है। आज इस नॉवेल की 8वीं किस्त सुनिए। उस वक्त उस पहली नज़र के जायजे में इसाक को मुल्तानी का चेहरा बड़ा अजीब सा मालूम हुआ। यूं तो हर चेहरा अलग होता है, मुनफरिद होता है, चेहरे वाले की शख्सियत का मज़हर होता है, मगर इसाक को मुल्तानी का चेहरा उस वक्त बहुत ही अजीब, बहुत ही अलग, बहुत ही मुनफरिद मालूम हुआ। चेहरा सिर्फ शख्सियत का मज़हर नहीं होता, वो हालात का अखबार होता है और मूड का मुसव्विर, और ख़ास मौक़ों पर रूह की मंजिल का पता भी देता है। इसहाक ने बहुत गौर से मुल्तानी की तरफ देखा, जैसे वो उसे आज पहली बार देख रहा हो। सुता हुआ चेहरा, पीला रंग, खुरदुरे रुखसारों पर चेचक के खफीफ से निशान, मोटी नाक, लबों के ऊपर अजीब तरह से उठी हुई घनी भौं के अंदर आंखों की फटी फटी कैफियत कुछ अजीब से इस्तराब का पता देती थी। और वो होंठ मोटे और सांवले, किनारों से तंग और बीच में से इस तरह जरा सा खुले हुए थे कि ऊपर के 2 दांत साफ नजर आ रहे थे। उसके होंठ कभी ऐसे तो न थे। चेहरा इस तरह की कैफियत का आईना तो कभी न था। मुल्तानी बदसूरत था, मगर इतना बदसूरत तो कभी ना था। उसके जिस्म और रूह के खद्दो खाल में, उसकी शख्सियत के परतों में कई अंसर काबिल हकारत थे, मगर इतना हकीर तो वो कभी नजर ना आया था। आज वो कुछ अजीब, टूटा हुआ, मुरझाया हुआ, चुरमराया हुआ सा दिखाई दे रहा था। यकायक इसहाक के दिल में ख्याल, और उसने मुल्तानी का हाथ जोर से पकड़कर कहा, जमीला खैरियत से तो है? मुल्तानी ने बोलने की कोशिश की। 2-1 बार उसकी गर्दन की रग ऊपर से नीचे तक घूमी। फिर उसने सामने तिपाई पर से पानी का जग उठा लिया और उसे अपने मुंह से लगा के घटाघट पानी पीने लगा। जब वो पानी पी चुका तो इसहाक ने और भी घबराकर मुल्तानी का शाना पकड़ लिया और उसे झंझोड़ते हुए बोला, बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ जमीला को? साफ साफ बताओ। मुल्तानी ने कहा, बेबी बिल्कुल ठीक है। और जब इसहाक को जमीला की खैरियत की तरफ से इत्मीनान हो गया तो उसके दिल में दूसरा ख्याल आया और उसने गुस्से से मुल्तानी की तरफ देखकर कहा, जमीला बेबी नहीं है, उसकी उम्र 25 बरस की है। मुल्तानी ने कहा, मैं उसको उस वक्त से जानता हूं जब वो 19 बरस की थी और बिल्कुल बेबी की तरह बात करती थी। मेरे लिए तो वो हमेशा बेबी रहेगी। इसहाक ने पूछा, तुम पहली बार उससे कैसे मिले? मुल्तानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दोनों पपोटों पर भी चेचक के हल्के से दाग थे और उन बंद पपोटों से उसका चेहरा और भी अजीब मालूम होता था। वो कहने लगा, आज से 6 साल पहले हमारा जहाज अदन से यहां बंबई आया था। बंदरगाह में उतरते ही हमें शराब और औरतों की जरूरत पड़ी। जब तो मैं भी दूसरे जहाजी अफसरों की तरह था, जिनकी हर बंदरगाह पर एक बीवी होती है। बस उस रात को हमारी जो पार्टी हुई
उसमें मैंने जमीला को देखा। उसे एक दलाल लाया था, कहने लगा बिल्कुल नहीं है। मैंने उस दलाल को जमीला के वास्ते 150 रुपये दिए और रात को जमीला ने मुझसे कहा, क्या दुनिया में कोई मर्द ऐसा नहीं है जो गरीब औरत की आबरू बचा सके? समझे? ये उसने मुझसे कहा और मैंने उससे कहा मैं तेरी इज्जत बचाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि वो आज तक किसी मर्द के पास नहीं गई और घर वालों की गरीबी से मजबूर होके आज की पहली रात, उसकी हर रात पहली होती है। इसहाक ने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोलते हो। मुल्तानी गरज कर बोला। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो इस तरह वहशियाना नजरों से इसहाक की तरफ देखने लगा जैसे उसे कच्चा ही खा जाएगा। इसहाक ने उसे ठंडा किया, उससे माफी मांगी। अच्छा, जाने दो, मैं माने लेता हूं वो कुंवारी है, बाइस्मत है और सुबह की तरह पाकीज़ा है। अब आगे चलो। मैं बेबी के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। मुल्तानी ने आंखें झुका के कहा, सुन ही नहीं सकता, मुझे कुछ हो जाता है, मैं उस आदमी को जान से मार सकता हूं। मुल्तानी की आवाज में गहरा तयक्कुन था, इस कदर गहरा और मजबूत कि उसे मुल्तानी की बात पर यकीन करना पड़ा। मैं उसे 6 साल से जानता हूं। जिस रात वो मेरे पास आई थी बिकने के लिए, उस दिन से आज के दिन तक मैंने उसकी इज्जत की है, उसकी आबरू को बचाया है। पहले मैं 650 लेता था और 500 उसे भेज देता था। फिर जब मैं सेकंड इंजीनियर हुआ तो मुझे 1200 मिलने लगे और मैं उसे 900 रुपये माहवार भेजने लगा और अब तक आज तक भेजता रहा हूं। मजगांव में ये फ्लैट मैंने उसे किराए पर दिया है। माफ कीजिएगा, मजगांव में मैंने ये फ्लैट उसे किराए पर लेकर दिया है। बेबी को नाचने का बहुत शौक था, मैंने उसके लिए डांस मास्टर रख के दिया। बेबी को अच्छे कपड़ों का, अच्छे फर्नीचर का बहुत शौक है। मैंने उससे कहा, बेबी आज से मैंने अपना हाथ तुझे दिया, तू आज से हर शौक पूरा कर सकती है। और तुमने तो उसका घर देखा है, तुम जानते हो वो किस ठाठ से रहती है, मेरी बेबी। इसहाक ने कहा, मैंने उसके बहुत से शौक और बहुत से ठाठ देखे हैं, तुम जो कहते हो वो सब सच है। और वो है भी बड़ी प्यारी और खूबसूरत लड़की। मेरी बेबी दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की है, इसलिए मैं उसे नहीं भूल रहा हूं। मुल्तानी ने जोर से तिपाई पर मुक्का मार के कहा, मैं सारी दुनिया घूमा हूं, साउथ अमेरिका तक हो आया हूं, हर मुल्क और हर बंदरगाह की औरत मैंने देखी है, मगर बेबी ऐसी औरत दुनिया में एक ही है। इसमें क्या शुबा है? इसहाक ने आहिस्ता से कहा। अब मुल्तानी उसे बोर करने लगा था। 6 साल से मैं उसे संभाल रहा हूं, उसकी हिफाजत कर रहा हूं। औरत को अगर सुख मिले, आराम मिले, दौलत मिले, घर मिले, तो वो क्यों बदमाशी करेगी? ठीक है ना? मुल्तानी ने चौंक कर इसहाक से पूछा, बिल्कुल ठीक कहते हो। इसहाक ने सर हिलाकर जवाब दिया,
मेरी बेबी ऐसी नेक सीरत लड़की दुनिया में नहीं है, मुल्तानी ने फैसला कुन लहजे में कहा। इसहाक चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद बोला, क्या जमीला ने तुम्हें यहां भेजा है? नहीं, मैं खुद यहां आया हूं। मुल्तानी ने फिर मेज पर मुक्का मारा। इसहाक ने आहिस्ता से पानी का जग तिपाही से उठाकर परे रख दिया। फिर उसने एक सिगरेट सुलगाया, एक मुल्तानी के मुंह में रखा और दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए बोला, तुम्हें जमीला से किस तरह की मोहब्बत है? तुमने कभी सोचा है? क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि तुम जमीला से किस तरह की मोहब्बत करते हो। तुम उसे एक भाई की तरह चाहते हो या एक आशिक की तरह? दोनों मोहब्बतों में बड़ा फर्क होता है। सिगरेट पीते पीते मुल्तानी के गले में फंदा पड़ गया। खांसते खांसते बेदम हो गया। इसहाक ने उसे फिर पानी पिलाया। जब उसकी सांस की आमद और रफ्त ठीक हो गई और जब वो ठंडा पड़ा, तब भी मुल्तानी ने इसहाक के सवाल का कोई जवाब ना दिया। इसहाक को इससे मुतलिक परेशानी ना हुई। मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का ऑर्डर दे दूं? इसहाक सोफे से उठते हुए बोला, नहीं, बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुल्तानी ने यकायक बड़ी सख्ती से कहा और फिर एकदम चुप हो गया। इसहाक ने कहा, तुम्हें जमीला ने यहां भेजा है? हाँ। मुल्तानी ने उसे नजरें चुराते हुए कहा, जमीला ने मुझे सब बता दिया है। समझे? सब? इसहाक ने पूछा। हाँ, सब कुछ। कैसे तुमने उसे मोहब्बत करने की कोशिश की, कैसे मेरी बेबी ने तुम्हें इनकार कर दिया, कैसे तुमने उसे शराब पिलाकर उसकी इज्जत लेना चाहिए, कैसे उसने अपने आप को बचाया, कैसे तुम 6 माह तक मेरी गैर हाजिरी में उसके घर के चक्कर काटते रहे। वो हर बार तुम्हें ठुकराती रही। आखिर तुमने उसे शादी की इल्तिजा की, मगर मेरी बेबी ना मानी और उसने तुम्हें दरवाजा दिखा दिया। कैसे तुमने उसे मर जाने की धमकी दी और तुम यहां आ गए। मेरी बेबी बड़ी रहमदिल है, उसने मुझे सब बता दिया है। वो नहीं चाहती कि तुम मरो या कोई भी मरे। उसके लिए वो तुम्हारी जान बचाना चाहती है, इसलिए उसने मुझे यहां भेजा है कि मैं तुम्हें यहां आके समझाऊं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम राइटर होके एक इज्जत की, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम राइटर होकर एक औरत की इज्जत लोगे। मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता था। मुझे क्या मालूम था कि मैं एक सांप को पाल रहा हूं। समझे? आपने मुझे पाला है, सॉरी, माफ कीजिए, आपने मुझे पाला नहीं मिस्टर। इसहाक ने गुस्से से कहा, मैं आपकी बेबी नहीं हूं। मैंने तुमको शराब पिलाई, खाना खिलाया, तुम्हारा एक शरीफ औरत से इंट्रोडक्शन कराया, और तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया। मुल्तानी बिल्कुल वहशतज़दा होकर फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। इसहाक का खून गुस्से से उबलने लगा। वो सोफे से उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा, मगर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो बड़ी तेजी से मुल्तानी की तरफ मुड़ा और उसे कंधों पर बड़ी सख्ती से अपने दोनों हाथ रखकर बोला, तुम मोतीराम मुल्तानी बड़े अहमक हो, कोरे अहमक। तुम्हें क्या ये मालूम नहीं है कि औरत सुख, आराम, घर, फर्नीचर,
रुपये पैसे के अलावा कुछ और भी चाहती है, वो जो तुम ना दे सके, जो तुम देना चाहते थे मगर ना दे सके। बेवकूफ, मैं आज तुम्हें बताता हूं कि तुम दरअसल एक भाई की तरह नहीं, एक आशिक की तरह उसे चाहते हो, मगर तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ती। निकम्मे, बुज़दिल, तुमने आज तक औरतों को बंदरगाहों पर फलों या शराबों की बोतलों की तरह खरीदा है, और इस तरह तुमने 600 रुपये या 900 रुपये माहवार के, माफ़ कीजिएगा, और इस तरह तुमने 600 रुपये या 900 रुपये महाना के एवज एक औरत की मोहब्बत को खरीदना चाहा, मगर तुम्हारी हिम्मत ना पड़ी कि तुम अपने आप से इकरार कर लो कि तुम उसे कितना चाहते हो। हर माह तुम उसे रुपए भेजते रहे और हर माह तुम्हारा दिल कांपता गया और अंदर ही अंदर बंद होता गया और तुम उसे हाथ ना लगा सके। और तुमने अपने तखय्युल में एक औरत के बजाय एक बेबी, एक बच्चा, एक मासूम देवी की तस्वीर गढ़ ली। हालांकि हकीकत यह है कि तुम्हारी बेबी, तुम्हारी जमीला एक बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है, मासूम देवी नहीं है, कुंवारी नहीं है। वो उस वक्त भी ऐसी ना थी जब वो 19 साल की थी और तुम्हारे पास बिकने के लिए आई थी। वो उस रात भी ऐसी ना थी जिस रात तुमने मेरा तारुफ उससे कराया। आज मैं तुमसे कहता हूं कि वो तुमसे 6 साल तक झूठ बोलती आई है और तुम भी 6 साल तक अपने आप से झूठ बोलते आए हो, अपने आप को फरेब देते आए हो। इसमें जमीला का उतना कसूर नहीं है। तुमने खुद बराबर 6 साल से अपने आप को फरेब दिए रखा है। आज मैं तुम्हारी आंखों से उस फरेब का पर्दा चाक करता हूं। सुन लो और मेरी जबान से सुन लो, तुम्हारी जमीला स्वर्ग की देवी नहीं है। मिस्टर मोतीराम मुल्तानी, सेकेंड इंजीनियर SS निज़ाम, मैं आज तुमसे कहता हूं, तुम्हारी जमीला उतनी ही पाको साफ है जितनी वो औरत जो हर रात एक नए मर्द की आगोश में सो जाती है। मुल्तानी ने पानी का जग उठाया और उसे जोर से इसहाक पर खींच मारा। इसहाक जरा घूम गया और कांच का जग दीवार से लगकर एक जोरदार झनाके से टुकड़े टुकड़े हो गया। मुल्तानी एक कुर्सी उठाकर उसे मारने वाला था कि इसहाक ने उसे पकड़ लिया, मगर मुल्तानी दीवानावार उसे पीटने लगा और उस वक्त तक उसने इसहाक को पीटना बंद न किया जब तक इसहाक ने उसके जबड़े पर जोर से एक घूंसा न दिया। घूंसा खाकर मुल्तानी जोर से चकराकर इसहाक के बिस्तर पर गिर पड़ा और गिरते ही उसका बदन तड़पने लगा। फिर वो ना उठा। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगा। वो इस तरह रोया जैसे उसकी रूह का बंध टूट गया हो। वो इस तरह डकराया कि जैसे किसी जानवर के गले पर कस्साब ने छुरी रख दी हो। वो इस तरह चीखा जैसे उसके सर पर आसमान गिर पड़ा हो और कांच के जग की तरह टूटकर किरची किरची हो गया हो। इसहाक ने उससे कुछ न कहा, उसने उसे रोने दिया। वो जमीन पर झुककर कांच के टुकड़े चुनता रहा और उन्हें इकट्ठा करके उसने एक रुमाल में तय कर दिया। फिर उसने बाथरूम में जाकर अपने हाथ धोए, अपना मुंह साफ किया, फिर वापस ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया।
और सिगरेट पीने लगा। मुल्तानी अब तक उसके बिस्तर पर औंधा पड़ा था, मगर उसकी सिसकियां बंद हो गई थी। इसहाक आहिस्ता से अपने सोफे से उठा और अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया और मुल्तानी की पीठ पर हाथ फेरने लगा। धीरे धीरे मुल्तानी ने करवट ली और सीधा होकर लेट गया। इसहाक ने अपना तकिया उसके सर के नीचे रख दिया। मुल्तानी अब सिसक नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों से अब तक आंसू उबल रहे थे। मुल्तानी ने लेटे लेटे आंखें बंद किए हुए उससे कहा, कल रात को उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। बड़ी देर तक खामोशी रही। आखिर इसहाक बोला, इनकार की क्या वजह थी? वो बोली, तुम मुसलमान नहीं हो और तुम अमीर नहीं हो और तुम खूबसूरत नहीं हो, इसलिए मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती। तो इसहाक पूछने लगा, तो मोहब्बत में क्या ये ज़रूरी है कि आदमी मुसलमान हो, वो हिंदू हो, सिख हो, शिया हो या सुन्नी हो, आर्य समाजी हो या कबीरपंथी हो, उसकी एक कार हो, 1400 तनख्वाह हो, 4 इंच से बड़ी नाक हो और सीना 40 इंच से कम चौड़ा ना हो, फिर तो ये मोहब्बत ना हुई। इसहाक सोचने लगा, ये तो सीमेंट की बोरी हुई, नायलॉन की साड़ी हुई, ऊंची एड़ी का सैंडल हुई, मगर शायद कुछ लोग मोहब्बत भी इसी तरह करते जिस तरह वो अपने पांव का जूता खरीदते। इस तरह इसहाक ने सोचा, मगर मुल्तानी से कुछ ना कहा। मुल्तानी का जबड़ा सूज गया था और उसके होठों से लहू बह निकला था। इसहाक ने रुमाल से उसके लहू को साफ किया, वहां दवा लगाई और वो ये सब काम धीरे धीरे से खामोशी से करता रहा। थोड़ी देर के बाद मुल्तानी बिस्तर से उठ बैठा और बोला, अब मैं जाऊंगा। कहाँ? थोड़ी देर तक मुल्तानी चुप रहा। एक शदीद अजियत का एहसास उसकी आंखों में नमूदार हुआ, मगर दूसरे लम्हे में खामोश हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं एसएस निज़ाम की मुलाजमत तर्क कर दूंगा और बाहर के किसी जहाज में नौकरी कर लूंगा। एक साउथ अमेरिकी जहाज पर मुझे फर्स्ट इंजीनियर की मुलाजमत मिल रही है, 1600 रुपए की। वो मैं अब मंजूर कर लूंगा और अब कभी बंबई ना आऊंगा। हाँ, हर माह पहले की तरह 1200 रुपए बेबी को भेजता रहूंगा। सब कुछ जानते हुए भी? इसहाक ने पूछा। सब कुछ जानते हुए भी, मोतीराम मुल्तानी ने आहिस्ता से, बहुत ही आहिस्ता से कहा। इसहाक हैरत से मुल्तानी की तरफ देखने लगा। मुल्तानी बोला, जो कुछ तुमने कहा, जो कुछ बेबी ने मुझसे कहा, जो कुछ लोगों ने मुझसे कहा, जो कुछ इन 6 सालों में मेरे दिमाग ने मुझसे कहा, इसके बावजूद भी मेरे दिल में जमीला की जो तस्वीर है वो तो वही है, वो तो ना मिट सकेगी। समझे? इतना कहकर मुल्तानी बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। इसहाक की तरफ देखकर आहिस्ता से मुस्कुराया और जब वो मुस्कुराया तो इसहाक, जो अब तक संजय को समझ ना सका था, अब जैसे बहुत कुछ समझ गया।
यकायक उस नन्ही सी मुस्कुराहट ने पहली बार इसहाक की नजरों में मुल्तानी का चेहरा बदल दिया। वो उसके बदसूरत चेहरे को पिघलते हुए और उसके अंदर से खूबसूरत चेहरे को उभरते हुए देख रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसमें रोमियो की अजमत, रांझे की वफा और महिवाल के तेवर घुले हुए थे। ये सिदक और सफ़ा, ये महरो वफा, ये एक बेकरां बेकिनार पाकीज़ा ही पाकीज़ा जज्बे से मामूर शरीफाना हुर्मत, कौन कहता है आज हमें वो जज्बे सादिक मौजूद नहीं? कौन कहता है? इसहाक की आंखों में आंसू चुभने से लगे। वो उसे कुछ ना कह सका, उससे हाथ तक ना मिला सका। मुल्तानी ने अपनी टोपी उठाई, उसे अपने सर पर रखा, एक बार फिर बुझी बुझी शर्माई सी निगाह से इसहाक की तरफ देखा और बोला। उसने जरा सी टोपी ऊपर उठाई, इसहाक को सलाम किया और बाहर निकल गया। इसहाक उसके पीछे पीछे बरामदे तक गया, मगर उसने उससे कुछ कहा नहीं। उसे मालूम था कि आज के बाद वो मुल्तानी को कभी ना दे सकेगा। किन समंदरों में उसकी किश्ती दौड़ेगी, किन साहिलों पर उसका दिल बेकरार होकर घूमेगा, किन आसमानों और ज़मीनों की अजनबी पिन्हाइयों में उसे रात आएगी और वो कोई नगमा ना सुन सकेगा और कोई उम्मीद उसके लिए बाकी ना रह जाएगी, और फिर भी वो मोहब्बत करता जाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ कहते नहीं, जो कुछ हासिल नहीं करते और कुछ पाते नहीं, और अपनी जिंदगी का सारा अंदोख्ता एक सपने में लगा देते हैं। अल्फाज का कौन सा जादू, जबान का कौन सा पैराए बयान, फलसफे का कौन सा अंदाज रूह की तश्नगी का तर्जुमा कर सकता है? अलविदा संजय। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था, इसलिए उसे कुछ मालूम ना हुआ कि वक्त कब गुजरा, कैसे गुजरा। आज उसने नाश्ता भी ना किया, खाना भी ना खाया, उसे कुछ याद ही ना रहा। वो अपने ख्यालों ही में खोया रहा और दिन भर सिगरेट पीता रहा और कुछ सोचता रहा। दोपहर को जब कॉटेज के पिछवाड़े में साए लंबे हो गए तो एक आराम कुर्सी डलवा कर उस पर दराज हो गया। आसमान पर बादल घिर आए। उसे कुछ मालूम ना था, वो सोच रहा था, अपने ख्यालों में गर्क था, और अब माजी की तस्वीरें सिनेमा की फिल्म की तरह उसके जहन में चलती जा रही थी। बारिश की एक बूंद उसके पांव पर पड़ी, एक बूंद, फिर 2 बूंदें, फिर 3 बूंदें, फिर बूंदें ही बूंदें, फिर बूंदें ही बूंदें उसके जिस्म में सरायत करती चली गईं। पहले उसके जूते भीगे, फिर कमीज भीगी, फिर पतलून भीगी, आखिर में उसके हाथ में जलता सिगरेट भी भीग कर बुझ गया। और आखिर इसहाक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में हजारों नदी, नाले और दरिया बह रहे हैं, उसके दिल की जानिब बढ़ रहे हैं। फिर वहां से ये लहू पानी से भरपूर और ताज़ा दम होकर हजारों रगों, नसों और शरियानों में से गुजरता हुआ जिस्म के गोशे गोशे में लहरें ले रहा है। और जब वह बारिश थमने के बाद आराम कुर्सी से उठा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बारिश ने हजारों साल के कोहना नासूर
मुंदमिल कर दिए हैं और दिल की पोर पोर पानी से इस कदर सरसब्ज और शादाब हो चुकी है कि अब वो बखुशी लाखों नए जख्मों की कोपलों को जन्म दे सकती है। एकाएक उसे ख्याल आया कि आज त्रिमूर्ति के मैदान में जलसा है। इस ख्याल के आते ही वो अपनी कॉटेज से निकलकर भागा, उन्हीं गीले कपड़ों में भागता गया। उस वक्त बारिश थम गई थी और बादल आसमान पर फटकर अलग अलग होते जा रहे थे। हवाओं के खुशगवार झोंके उसके गीले बदन को और उसके कपड़ों को सुखा रहे थे और वो भागता जा रहा था। त्रिमूर्ति के मैदान के करीब एक टीले पर पहुंचकर वो रुका और नीचे देखने लगा। नीचे त्रिमूर्ति के मैदान में कोई न था। पुल के नीचे नदी बह रही थी। पुल के पार कदम का पेड़ खड़ा था। कदम के पेड़ के एक जानिब से मर्देकर आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बैसाखी संभालते हुए। कदम के पेड़ के दूसरी जानिब से वासंती आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता सर झुकाए। फिर यकायक दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। फिर दोनों ने मान चौंक कर इधर उधर देखा, मगर वहां तो उन दोनों के सिवा और कोई ना था। यकायक उन दोनों के कदम तेज हो गए। आखिरी फासला उन्होंने तकरीबन दौड़ते हुए तय किया और जब वो दोनों कदम के पेड़ के नीचे मिले तो बेख्तियार एक दूसरे से बगलगीर हो गए और यकायक टीले पर से देखने वाले इसहाक ने महसूस किया जैसे वो जो पहले आधा था और अधूरा था आज पूरा हो गया। वो जिसका बाजू नहीं था, जिसकी टांग नहीं थी और एक कान नहीं था, वो आज वासंती को पाकर मुकम्मल हो गया और एक अजीब जज्बे मसरत से इसहाक का दिल सरशार हो गया। उसने घूमकर अपने चारों तरफ टीले पर से देखा। अब एक एक करके वादियों, घाटियों, ढलवानों और टीलों पर से किसान आ रहे थे। किसी के हाथ में हल था तो कोई दरांती पकड़े था, कोई अपना बच्चा उठाए था तो कोई अपनी बीवी से बातें करता आ रहा था। औरतों की बाहें धान के खोशों से मामूर थीं। वो ज़मीन की जरखेज़ी, आसमान की रिफ़त और ज़िंदगी के तकदीस का गीत गा रही थीं। और बच्चे तेज़ी से दौड़ते, उछलते, कूदते, फलांगते हुए, खुशी की धूमें मचाते हुए जलसे की तरफ बढ़ रहे थे। और मर्देकर वासंती की महजूब और मसरूर आंखों को देखकर कह रहा था, सिर्फ जिंदगी मुकद्दस है। इस खुले आसमान के तले, इस धरती पर सिर्फ जिंदगी मुकद्दस है। जिंदगी है तो मोहब्बत है, जिंदगी है तो मुल्क है, जिंदगी है तो कौम है, जिंदगी है तो मजहब है, जिंदगी है तो समाज है। उसके चर्चे हैं, खर्चे और हंगामे हैं। और जिंदगी नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। इसलिए हम इस धरती पर इस जिंदगी की हमेशा हिफाजत करेंगे। हजारों गलों से जिंदगी से मोहब्बत की सदा फूट पड़ी, हजारों गलों से जिंदगी से मोहब्बत की सदा फूट पड़ी। उसने जमीन और आसमान को गूंजा दिया। यकायक करीब के एक टीले पर दो नंग धड़ंग इंसानी जिस्म नमूदार हुए, एक मर्द और एक औरत, भूखे, दुबले, दरख्तों की जड़ें खोदकर खाने वाले। वो उफक पर एक सियाह तंस की तरह खड़े थे और हैरत से मजमे को तक रहे थे।
उन्हें देखकर इसहाक को ख्याल आया, मुझे जिंदा रहना होगा, सिर्फ अपनी 5000 साला तहजीब को बचाने के लिए नहीं, अपनी 10,000 साला बर्बरियत को मिटाने के लिए भी। फिर इसहाक के दिल में एल्सा के शौहर के माँ बाप का ख्याल आया और उसने सोचा मुझे जिंदा रहना होगा, उस एक ट्रेन को वापस लाने के लिए जो अभी पेरिस के स्टेशन पर आई नहीं। फिर उसके दिल में मुल्तानी की बेगरज मोहब्बत का ख्याल आया और उसने सोचा इस खुले आसमान तले, इस बुलंदी मोहब्बत की मेहराब तले खुदकुशी करना मोहब्बत की सबसे बड़ी तौहीन होगी। खुदकुशी करना मोहब्बत की सबसे बड़ी तौहीन होगी। इसी के साथ ये नॉवेल पूरा हुआ। आसमान रोशन है, तमाम शुद्ध, ये नॉवेल खत्म हुआ। आपको कैसा लगा? हो सके तो बता दीजिएगा, अच्छा लगेगा आपका जवाब सुनकर। आदाब।